बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 मधु ऋतु इस कविता की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। अच्छा बच्चों, कविता लिखता कौन है मालूम है ना आप लोगों को? कवि ना। तो पहले हम कवि की जानकारी या कवि के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, जन्म 1 जुलाई 1949 को शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं। मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखें, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर्र, ये इनकी रचनाएं हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए परिचय। आनंद विश्वास जी का अंधविश्वास और मुश्किलों के बोझ से दबे जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले ये कवि हैं। इस कविता में इन्होंने वसंत ऋतु में पृथ्वी पर होने वाले विविध परिवर्तनों का सजीव अपने शब्दों में वर्णन किया है। आइए अब हम कविता के कवि की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र, कवि जी का फोटो, आनंद विश्वास जी का। यहाँ पर देखिए इनका जन्म मैंने जैसा कि अभी इसके पहले बताया 1 जुलाई 1949 को हुआ। इनकी बचपन की शिक्षा दीक्षा शिकोहाबाद में हुई। अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने अध्यापन किया और वर्तमान में दिल्ली में ये निवास करते हैं। इन दिनों दिल्ली में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। देखिए इनकी रचनाएं बहुत सारी अभी मैंने नाम बताया ना, उसमें से कुछ रचनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। हर कविता के एक एक पैराग्राफ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, छू मंतर मैं कहूँ। इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं बाल उपन्यास या बाल कविताएं हैं। बालक के ऊपर, बच्चों के ऊपर इनकी कविताएं ज़्यादा हैं, रचनाएं ज़्यादा हैं। छू मंतर मैं कहूँ और फिर जो मैं चाहूँ बन जाऊँ। काश कभी पाशा अंकल सा जादू मैं कर पाऊँ। हाथी को मैं कर दूँ गायब, चिट्ठी उसे बनाऊँ। मछली में 2 पंख लगाकर नभ में उसे उड़ाऊँ। काल्पनिक दुनिया में ज़्यादातर बच्चों बच्चे जीते हैं और ये एक तरह से बाल कविता है। अगली कविता देखिए यहाँ पर, बच्चों चले चलाएं चरखा। चरखा कौन बहुत चलाता था? आपने देखा है चरखा चलाते हुए किसी को? हाँ, बापूजी को, है ना। देखिए, बच्चों चले चलाएं चरखा, बापूजी ने इसको परखा। चरखा अगर चलेगा घर घर देश बढ़ेगा इसके दम पर। इसको भाती नहीं गरीबी, ये बापूजी का बड़ा करीबी। चरखा चलता चक्की चलती। कविता और इसके आगे है, मैंने थोड़ी थोड़ी कविताएं आप लोग को बताई हैं इनकी रचनाएं। अगला देखो, गर्मा गर्म थपेड़े लूके। मतलब जब गर्मी का मौसम जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारे अंदर या प्रकृति में क्या बदलाव होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गर्मा गर्म थपेड़े लूके, पारा 100 के पार हुआ है। इतनी गर्मी कभी न देखी, ऐसा पहली बार हुआ है। नींबू पानी ठंडा बंडा, ठंडी बोतल दरी दरी सी। चारों ओर बवंडर उठते, आंधी चलती धूल भरी है। नहीं भाड़ में शीशा भैया, भट्टी सा संसार हुआ है। मतलब जब देखो गर्मी बहुत बढ़ती है तो हमारा हाल कैसा होता है, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ पर कविता में बताया गया है। अगली कविता देखिए बच्चों, रो उठोगे मीत मेरे। मीत का मतलब होता है बच्चों दोस्त, सखा, मित्र। दर्द की उपमा बना मैं जा रहा हूँ, पीर की प्रतिमा बना मैं जा रहा हूँ। दर्द दर दर का पिए मैं कब तलक घुलता रहूँ। अग्नि अंतस में छुपाए कब तलक जलता रहूँ। वेदना का नीर पीकर अश्रु आँखों से बहा। हिम शिखर की रीति सा मैं कब तलक गलता रहूं। यहाँ पर मित्र के बारे में जानकारी आपको, और आगे कविता पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हर कविता का बच्चों मैंने एक एक पैराग्राफ आपको सिर्फ जानकारी के तौर पर यहाँ पर लिया है।
अगला है मेरे देश की माटी सोना। मेरे देश की माटी सोना, मेरे देश की माटी सोना, सोने का कोई काम ना। जागो भैया भारतवासी, मेरी है ये कामना। दिन तो दिन है, रातों को भी थोड़ा थोड़ा जागना। माता के आंचल पर भैया आने पावे आँचना। अमर धरा के वीर सपूतों, भारत माँ की शान तुम। बच्चों यहाँ पर जो है अपने देश की मिट्टी के महत्व को इस कविता में बताया गया है कि सोने से बढ़कर भी हमारे देश की मिट्टी होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या वीर को या सैनिकों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। अगली कविता देखो यहाँ पर इनकी जो है, सजनवा के गांव चले। सूरज उगे या शाम ढले, मेरे पाँव सजनवा के गांव चले। सपनों की रंगीन दुनिया लिए, प्यासे उर्मे बसंती तमन्ना लिए। मेरे हंसते अधर, मेरे बढ़ते कदम, अश्रुओं की सजीली सी लड़ियाँ लिए। कोई हंसे ना या कोई जले, मेरे पाँव सजनवा के गांव चले। इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़े में आपको जानकारी दी है। आपको कविता में जो परिचय दिया गया है शुरुआत में, वहाँ पर सिर्फ कविताओं या रचनाओं के नाम के बारे में बताया गया है, और मैंने यहाँ पर आपको रचनाएं भी बताई कि कैसी इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे पाठ में कविता है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे बच्चों। यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है, सुनो तो जरा। यूट्यूब ऑडियो पर कोई भी कविता सुनो और आरो औरों के साथ उसे सुनाओ। कविता हमेशा गाई जाती है, पाठ पढ़ा जाता है, कविता हमेशा लय में सुर में गाई जाती है। तो आपको कविता को, हर कविता को, कोई भी आपको कविता अच्छी लगती है उसे सुनो, गाओ और समझो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं बहुत प्रचलित हैं और आप लोग सुनते रहोगे। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं आप लोग सुनो, उसके लय को समझो और उसके अर्थ को समझो। कविता के भावार्थ को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पर देखिए कविता जो हमारी है उसको पहले हम लय में गाएंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। खेत खेत में सरसों झूमे, सरसर बहे बयार। मस्त पवन के संग संग आया, मधुर ऋतु का त्योहार। धानी रंग से रंगी धरा, परिधान बसंती ओढ़े। हर्षित मन ले लजवंती, मुस्कान बसंती छोड़े। चारों ओर बसंती आभा, हर्षित हिया हमार। मस्त पवन के संग संग आया, मधुर ऋतु का त्योहार। सूने सूने पतझड़ को भी आज बसंती प्यार मिला। प्यासे प्यासे से नैनों को जीवन का आधार मिला। मस्त गगन है, मस्त पवन है, मस्ती का अंबार। मस्त पवन के संग संग आया, मधुर ऋतु का त्योहार। इस कविता में कवि यह कहते हैं, या कवि का यह कहना है कि खेतों में सरसों की फसल लहलहा रही है, सरसर करती हवा भी बह रही है, तथा इसी सरसर बहती हवा के साथ साथ वसंत ऋतु का या वसंत का भी आगमन हो गया है। बच्चों इस समय जो बच्चे गांव में हैं उनको सरसों की खेत दिखाई दे रही होगी। सरसों का खेत में जब उगता है, उसके ऊपर जब पीले पीले सरसों के फूल होते हैं, वो देखते ही मन इतना खुश हो जाता है और वो दृश्य खेत का बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग आसपास में अगर सरसों के खेत होंगे तो वहाँ जाइए और उसे देखिए। वसंत के आगमन से धरती धानी रंग से रंग उठी है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस समय चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली आ जाती है। खेतों में खेती की हरियाली, पेड़ पौधे पर पत्तियां और फूलों के खुशबू और उनके बहार देखने को मिलते हैं। तो इससे सारा मौसम कैसा होता है, खुशबूदार और धानी रंग से रंगा हुआ लगता है।
उसने वसंत ऋतु में वसंती रंग का परिधान ओढ़ रखा है। धरती, ऐसा लगता है कि धरती वसंत ऋतु के समय वसंती रंग का परिधान, मतलब क्या, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा ओढ़े हुए हैं। शर्मीली धरती की मुस्कान का रंग भी वसंती की तरह सजा हो गया है। चारों ओर वसंत की आभा देखकर कवि का मन भी बहुत हर्षित हो रहा है। पतझड़ के कारण जिन पेड़ों की पत्तियां गिर गई हैं, जो पेड़ पत्ते सूने सूने पेड़ हो गए हैं, उनके पत्ते और फूल झड़ गए हैं, उन पेड़ों की डालियों पर भी कोपले आ गए हैं। कोपले आना मतलब पेड़ पत्तियां जब आती हैं शुरुआत में, देखो आप लोग, छोटे छोटे बौर जैसे आ जाते हैं या फूल आते हैं, तो उसके पहले जो कली आ जाती है, उस प्रकार से पत्तियों में भी आ जाते हैं कोपले। पतझड़ के कारण चारों ओर जो उजाड़ हुआ है, उस सूनेपन का दृश्य दिखाई दे रहा था, जो उजाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा था, वह अब हरे भरे पत्तों और विविध रंगों के फूलों से भर उठा है। पतझड़ पर भी वसंत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कवि के अनुसार चारों ओर मस्ती ही मस्ती छाई हुई है। आ जाइए, अब अगले पैराग्राफ में हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले तो बताओ तो सही, देख लेते हैं एक बार। अपने पसंदीदा मौसम से संबंधित चर्चा करो। आपको कौन सा मौसम पसंद है और कब वो किस महीने में आता है, उसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मौसम का नाम, जैसे कई बहुत सारे बच्चों को वर्षा ऋतु बहुत अच्छा लगता है। तो वर्षा ऋतु कब आता है? जून से लेकर सितंबर तक, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर उस समय कैसा प्रकृति का, वातावरण का, मौसम का क्या प्रभाव होता है या प्रकृति में क्या बदलाव होता है, उसके बारे में बताना है आपको। खान पान और पदार्थ कैसे होते हैं वर्षा ऋतु के समय हमारे, है ना। आप लोग को भजिया पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, चाय गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, है ना। और इसी प्रकार अगर गर्मी आप लोग ले लो तो गर्मी में गर्म चीज़ कम पसंद आते हैं, तब आप लोग को आइसक्रीम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे चीज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। तो प्रकृति के मौसम के अनुसार प्रकृति में भी बदलाव होता है और पदार्थों में भी, खान पान में भी हमारे बदलाव आ जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए कविता का बच्चों। ऐसा लगे बसंती रंग से धरा की हल्दी, आज चढ़ी हो ऋतुराज ब्याहने आ पहुँचा, जाने की जल्दी आज पड़ी हो, और कोकिला कूकू कर गाए मंगल जोनार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। पीली चुनर ओढ़ धरा अब कर 16 सिंगार चली, गांव गांव में गोरी नाचे, बाग बाग में कली कली, यह फिर नाचे शेषनाग पर नटवर कृष्ण मुरार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। इस प्रकार इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तनों को देखकर कवि कल्पना करता है मानो धरती पर हल्दी मतलब पीला रंग होता है ना हल्दी का, तो जो सरसों के खेत में पीले पीले रंग के फूल दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने पीला रंग या हल्दी चढ़ा लिया हो अपने ऊपर, और धरती से ब्याहने के लिए वसंत ऋतु का आगमन हो चुका हो। ऐसा कवि अपने कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जैसे लगता है कि उस पीले पीले फूल को चारों तरफ बिखरा हुआ देख के ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर पीली हल्दी किसी ने लगा दी हो और वसंत ऋतु उनसे ब्याहने आ गए हों। बच्चों, आपके घर में जब शादी ब्याह का देखो अवसर आता है या कार्यक्रम शुरू होता है, तो सबसे पहले लड़के या लड़की को हल्दी लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो शादी ब्याह का प्रारंभ होता है वो किससे होता है? शुभ कार्य जो शुरू होता है हल्दी से होता है। तो यहाँ पर कवि भी यही कहना चाह रहे हैं कि वह पीले रंग को देखकर या पीले फूल को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर हल्दी रंग लगा दिया हो और वसंत ऋतु ब्याहने आ गए हों। धरती जो है दुल्हन की तरह सजकर ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई है। कोयल कूकू करके जोनार के मंगल गीत गा रही है। कोयल, इस ऋतु में कोयल के कूकू की आवाज़ चारों तरफ हमेशा सुनाई देती है बच्चों। तो जैसे आप लोग देखते हो कि आपके घर में जब पूजा कोई कार्यक्रम होता है, शुभ मंगल कार्य होता है, तो घर की स्त्रियां देखो गाना गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल भी मंगल गीत गा रही है।
खेतों में सरसों के पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने 16 श्रृंगार कर रखा हो। पीली ऊनर जो है चुनर जो है ओढ़ रखा हो। अपनी ससुराल के लिए चलने के लिए वो तैयार हो गई हो। धरती की विदाई के अवसर पर प्रत्येक गांव की महिलाएं नाच रही हैं तथा बगीचे में कलियां भी प्रसन्न होकर नृत्य गान कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण भी अपने शेष नाग पर सवार होकर इस अवसर पर नृत्य कर रहे हों। तो इस प्रकार मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। मतलब पवन के साथ साथ मस्त पवन के साथ साथ क्या आया है, मधु ऋतु का त्योहार आ गया हो। मधु ऋतु यहाँ पर क्यों बताया गया है इस मौसम को? क्योंकि वसंत ऋतु का मौसम ही बड़ा मीठा होता है। उस समय न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम बहुत सुहावना, बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए इसे मधु ऋतु का नाम दिया गया है। तो बच्चों, आप लोग को कविता पसंद आई होगी, इसके अर्थ को आप लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे इसके स्वाध्याय कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।